हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पार्थिव एकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 43B(H)। इस सेक्शन को लेकर बिजनेसमैन और अकाउंटेंट के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो अकाउंटिंग और टैक्सेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 43B में एक क्लॉज ऐड किया गया था जो सेक्शन 43B(H) है। यह असेसमेंट ईयर 24-25 से अप्लीकेबल होगा। ये सभी बिजनेस एंटिटी पर लागू होगा, चाहे कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या LLP हो। अब जो भी बिजनेस एंटिटी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के से गुड्स खरीदती है या सर्विस रिसीव करती है, उन पर यह सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो आइए डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द सेक्शन 43B(H) मीन? यानी कि सेक्शन 43B(H) का क्या मतलब है। 31 मार्च को कोई भी सम पेबल है तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कोई भी सम जो कि पेबल है बायर के द्वारा किसी माइक्रो या स्मॉल सप्लायर को और जिसका पेमेंट सेक्शन 15 MSME एक्ट में जो टाइम लिमिट है उसके बाद किया गया है, तो ये खर्च जिस साल पेमेंट होगा उसी साल अलाउ होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी बुक्स एक्रूअल बेसिस से मेंटेन करते हैं या कैश बेसिस से मेंटेन करते हैं। जिस साल आप पेमेंट करेंगे उसी साल ये खर्चा डिडक्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज इट मैंडेटरी फॉर बायर टू बी रजिस्टर्ड अंडर MSME एक्ट 2006? क्या बायर के लिए भी ज़रूरी है कि MSME एक्ट में रजिस्टर्ड होना? इसका जवाब है नो। बायर के लिए MSME एक्ट में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बायर हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपका सेलर जिससे आपने गुड्स परचेज किया है या सर्विस रिसीव किया है वो MSME एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस? यानी कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस में कौन कौन से फर्म कवर्ड होंगे। दोस्तों, इसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में कौन कौन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैन मीडियम इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर द MSME एक्ट 2006 टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन? क्या मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि MSME में रजिस्टर्ड है उनको भी बेनिफिट मिलेगा? इसका जवाब है नो। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है। यदि कोई मीडियम इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है MSME में तब भी उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैन रिटेल ट्रेडर्स और होलसेलर्स हु रजिस्टर्ड अंडर MSME एक्ट 2006 टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन? क्या रिटेल ट्रेडर या होलसेलर जो कि MSME में रजिस्टर्ड है उनको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? इसका जवाब है नो। गवर्नमेंट ने केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पर्पस के लिए ट्रेडर्स को MSME में रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है। इसके अलावा उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस सेक्शन का बेनिफिट ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, what is the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006? मतलब कि सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट में पेमेंट की टाइम लिमिट क्या है।
दोस्तों, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में पेमेंट की टाइम लिमिट दी गई है, जिसमें कोई भी सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है या सर्विस रेंडर करता है तो बायर को पेमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए और यह एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में पेमेंट टर्म्स 45 दिनों से अधिक का है तो भी 45 दिनों के अंदर पेमेंट होना चाहिए, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिनों के अंदर में पेमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कैन डिसअलाउंस बी अट्रैक्टेड अंडर सेक्शन 43BH फॉर ड्यूज आउटस्टैंडिंग इन रिलेशन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर की आउटस्टैंडिंग ड्यूज इस सेक्शन में कवर है? इसका जवाब है नो। दोस्तों, सेक्शन 43BH केवल उन डिडक्शन पर अप्लीकेबल है जो कि इनकम टैक्स में अलाउेबल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स एक्ट में अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है, इसलिए अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट ड्यू है 31 मार्च को तो भी ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा एज पर सेक्शन 43BH। क्वेश्चन नंबर 8, what if the buyer makes payment to the supplier after 15 or 45 days but before filing the return of income for that financial year? अगर बायर सप्लायर को 15 दिन या 45 दिन के बाद पेमेंट करता है बट ये पेमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले होता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? दोस्तों, सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग अगर आपने बायर को पेमेंट 15 या 45 दिनों के बाद किया बट वो पेमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले किया तब भी आपको ये एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पर अलाउ नहीं होगी। ये एक्सपेंस जिस साल आपने पेमेंट किया है उसी साल आपको अलाउ होगी। क्वेश्चन नंबर 9, is the section 43BH applicable to assessee who file their return under section 44AD, ADA and AE? क्या ये सेक्शन उन असेसी पर अप्लीकेबल है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में फाइल करते हैं? इसका जवाब है नो। दोस्तों, सेक्शन 44AD, ADA एंड AE सेक्शन 28 टू सेक्शन 43C तक ओवरराइड करता है, इसलिए सेक्शन 43BH उन एसएससी पर अप्लीकेबल नहीं होगी जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपना रिटर्न फाइल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन बायर एंड सप्लायर? अगर बायर और सप्लायर के बीच में कोई विवाद है तो उस केस में क्या होगा? दोस्तों, ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब बायर राइटिंग में कोई ऑब्जेक्शन रेस करे तो इस केस में बायर को अपना ऑब्जेक्शन 15 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रेस करनी है। इस केस में पेमेंट टर्म्स उस दिन के बाद स्टार्ट होगी जिस दिन सेलर ने ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, is tax auditor required to report in Form 3CD of the tax audit report the unpaid dues as on 31st March 2024 which has not fulfilled specified requirement of payment mentioned in Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006? क्या टैक्स ऑडिटर को फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसकी रिपोर्टिंग करनी है? इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, टैक्स ऑडिटर को फॉर्म 3CD में माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो भी पेमेंट 31 मार्च 2024 को ड्यूज़ है जिसका पेमेंट एज पर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, एसएससी को ये सारी डिसअलाउंसेस जो भी ऑडिटर ने रिपोर्ट की है फॉर्म 3CD में अपने प्रॉफिट में ऐड करके उस पर टैक्स देना है।